फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद अब हम इधर भारत में आ रहे हैं, इंडिया के अंदर आ रहे हैं। और इंडिया में अगर आप मोटा मोटा देखेंगे, अकबर का समय अगर हम लोग देखते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, हम आज पढ़ेंगे डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। ठीक है, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। डिक्लाइन ऑफ मुगल्स का पीरियड आप मानते हैं औरंगजेब से, ठीक है। तो औरंगजेब पे जाने से पहले हम थोड़ा सा अकबर की बात भी कर लेते हैं। अकबर जो है मुगल डायनेस्टी में तीसरे नंबर पे आते हैं, ठीक है, आफ्टर हुमायूं। बाबर केम टू इंडिया इन 1526, ही डाइड इन 1530। हुमायूं राजा बन गए। 1540 में हुमायूं यहाँ को जाना पड़ा। हुमायूं के यहाँ से अफगान लीडर जो शेरशाह था, शेरशाह से वो हारे और वो यहाँ से चले गए। और उसके बाद ही केम बैक इन 1556। उसी बीच में वो पर्शिया में अपने बेटे को, उनकी उनकी पत्नी जन्म देती है 1542 में, ठीक है, और वो अकबर कहलाते हैं। जब वो 1556 में वापस है इंडिया में आते हैं, उस बीच में शेरशाह सूरी भी बड़े एफिशिएंट अफगान रूलर रहे हैं। उनके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट है, मैं इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, कंसर्न टीचर आपको बताएगा। और 1556 में जब अकबर बैठते हैं गद्दी पे, सब जानते हैं कि वो 13 साल की उम्र पे गद्दी पे बैठते हैं। अकबर 1556 से 1605 तक रहे हैं। ये वो पीरियड है यूरोप का जब नीदरलैंड का वॉर चल रहा है, ठीक है, और इंग्लैंड में शेक्सपियर है। और एलिजाबेथ फर्स्ट जो है 1603 में खत्म हो जाती हैं। और एलिजाबेथ खत्म होने से पहले 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर दे देती हैं, उसे आना है इंडिया में व्यापार करने के लिए। और 1605 में अकबर खत्म हो जाते हैं। अकबर के बारे में कहा जाता है कि ये अकबर को ग्रेट क्यों कहा गया। इतिहास में 3 लोगों को महान कहा गया, अशोक द ग्रेट, अकबर द ग्रेट एंड गांधी द ग्रेट, ठीक है। अशोक को क्यों कहा गया सबको पता है। और अशोक ने जो जाते वक्त वीसी में अपने अपने समय में तो खुद स्तंभों पर जो लिखा है, पिलर्स पे जो लिखा है, उसको जब हम पढ़ते हैं तब समझ में आता है कि वो व्यक्ति महान क्यों था। और उन्होंने क्या लिखा था, जो कुछ भी लिखा दैट वाज बेस्ड ऑन प्योरली बेस्ड ऑन द बुद्धिज्म आइडियोलॉजी। और उसके लगभग लगभग 1900 ईयर्स बाद एक ऐसा लीडर आता है हमारे देश में, अकबर द ग्रेट, जो है तो इस्लामिस्ट, लेकिन उनकी आप आइडियोलॉजी देखोगे तो वो आपको पता चलेगा इज नॉट इंक्लाइंड ओनली टुवर्ड्स इस्लाम। और वो एक ऐसे राजा हुए, मुगल एम्परर में ऐसे राजा हुए जिन्होंने सभी धर्मों को एक साथ लाने की कोशिश की। बहुत ध्यान से समझने की बात है। अकबर की जो सुलह कुल की नीति थी वो क्या कहती थी, वो यही कहती थी। अकबर जब यहां आए तो उनको एक बात समझ में, छोटे थे, समझदार थे, लेकिन उनको एक बात ये समझ में आ गई, अपने फादर के साथ रहते थे तो उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन उसकी जानकारी थी। उन्हें एक बात ये समझ में आ गई थी कि यहाँ के जो लोग हैं वो हमको फॉरेनर समझते हैं। और बात भी सही है भाई, बाबर थोड़े दिन रहे, 10 साल हुमायूं रहा, वो भी चला गया, टोटल 13 साल ही तो लोग रहे। तो यहाँ की जो पब्लिक है वो दे कंसिडर अस एज एन फॉरेनर्स। अब हमें अगर ये फॉरेनर समझ रहे तो हम इन्हें कैसे इनको अपने साथ ले सकते हैं, आप उनकी सोच समझिए। एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, वो 2 काम कर सकता है। अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर तो क्या करेगा, लोगों को परस्यू करेगा, उससे बात करेगा, उससे मिलेगा और उसे अपने साथ करेगा। दूसरा फोर्स के साथ कर सकता है। जो फोर्स के साथ करेगा बहुत लंबा नहीं चलेगा, लेकिन जो परसुएशन और कन्विंस करके चलेगा वो लंबा चलेगा। अब आप देखिए अकबर का समय 1556 से लेकर 1605 के बीच का समय। अगर आप यूरोप में जाएंगे, यूरोप में रिलीजन की स्थिति क्या है, कितना जबरदस्त कट्टरवाद, इंक्विजिशन चल रहा है, एक्सकम्युनिकेशन चल रहा है, लोग जला दिए जा रहे हैं। नीदरलैंड में 3 लाख लोगों को इंक्विजिशन दे दिया गया कि इनको जलाना है, मारना है इनको। और उस वक्त इंडिया में, इसलिए इंडिया को टॉलरेंट कंट्री बोलते हैं ना, कि हमने एक
नई डायनेस्टी को आने दिया, आकर के देखा, समझा, और जब वो हमारे साथ एडजस्ट होने लगे तो हमने उनकी अथॉरिटी को स्वीकार कर लिया। ठीक है। और ऐसा नहीं उससे पहले इस्लाम अचानक वो लेकर के नहीं आए, उससे पहले सब इस्लामी चला आ रहा था। तो इस्लाम तो था यहां पे 200-300 साल पहले पहले। बट अकबर ने ये, तो अकबर को हम लोग ये भी कह सकते हैं फर्स्ट नेशनलिस्ट किंग था वो, कि अकबर के समय आपको एक बार को दिखाई पड़ेगा कि देश एक उसमें जुड़ता चला जा रहा है। नेशनलिज्म इसी को तो कहते हैं, इसलिए अकबर को हम महान कहते हैं कि उन्होंने सभी धर्मों के सभी इबादत खाना था उनका। क्या करते थे, आ जाओ सब आ जाओ, बैठ जाते थे। अकबर पढ़े लिखे नहीं थे, वो लिखना नहीं जानते थे, पढ़ना नहीं जानते थे। लेकिन अकबर के फादर हुमायूं कैसे मरे थे पता है ना आपको? लाइब्रेरी से किताब लेके आ रहे सीढ़ियों से करके। क्या शानदार मौत हुई किसी व्यक्ति की। मैं चाहता हूं मेरी मौत भी कभी ऐसे ही हो, पढ़ते पढ़ते हो, मैं भी किताबें लेते हुए चला जाऊं, पढ़ते पढ़ते चला जाऊं। क्या शानदार। आप इस बात की जरा वो समझिए, वर्दीनेस समझिए। हम लोग क्या करते हैं, हम हिंदू और मुस्लिम में पढ़े हुए, हम ये नहीं समझते कि वो हुमायूं खत्म कैसे हुआ। हुमायूं खत्म हुआ था लाइब्रेरी से किताब लाते हुए सीढ़ियों से गिर गया था, इसलिए खत्म हो गया था हुमायूं, पढ़ते पढ़ते खत्म हुआ था। उनका बेटा था अकबर, छोटा था, एडवर्स कंडीशन में था, पढ़ने का माहौल नहीं मिला, लेकिन पिता की जीन्स तो है ही, कहां जाएंगी। बैठा लेते थे इबादत खाने में, आइए सब बैठिए डिस्कशन करिए रिलीजन पे, तर्क दीजिए, आप अपना रीजन दीजिए। जिसुइट्स जो क्रिश्चियन के जो लोग थे उनको बुलाया था, जिसुइट्स को, आते थे, बैठते थे, कोशिश करते थे कन्वर्ट हो जाए, क्रिश्चियनिटी में आ जाइए। सबकी सुनते थे, कहते थे यार तुम लोग भगवान की बात करते हो और एक मत पे पहुंच नहीं रहे हो, इतने कॉन्फ्लिक्ट तुम्हारे अंदर, कैसे कोई रिलीजन ऊपर हो सकता है। तो अपना एक अलग धर्म बनाते, दीन इलाही बनाते हैं वो। तो अकबर, और क्या कैपेबिलिटी थी उस आदमी के अंदर कि चुन चुन के लोग रखा, फैजी, अबू फजल, बीरबल, राजा टोडरमल, तानसेन, ये हैं कोई ऐसे लोग आज आपको दिखाई पड़ते? द होल रेवेन्यू सिस्टम, आज जो लैंड का सिस्टम चला आ रहा है, कौन किसकी जगह कैसे नापी जाएगी, किसके हिस्से में क्या जगह जाएगी, वो राजा टोडरमल ने शुरू किया। राजा टोडरमल वाज अ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अकबर। द लेवल ऑफ द एजुकेशन हैज डिक्लाइंड और हैज गॉन अप, यू कैन कंपेयर इट वेरी वेल। तो ऐसे लोगों को आप अपने साथ किन लोगों को चूज करके रखते हैं, ये आपकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। किसको दूर कर देते हैं, बैरम खान, वो खान बाबा थे, उनके गाइड थे, थोड़े दिनों बाद उनको साइड से कर दिया उन्होंने, अपने हाथ में पूरी कमान ले ली। तो ये अकबर का जो एक सिस्टम था, उन्होंने देखा आकर के यहां के लोग हमें फॉरेनर समझते हैं। जजिया कर चलता था यहां पे। जजिया क्या है कि जजिया टैक्स नॉन मुस्लिम्स पे लगता था। नॉन मुस्लिम्स, ये माना भाई जो मुस्लिम्स थे वो तो ज़कात पे करते थे, मतलब ये माना जाता है कुरान में कि आप अपने धर्म के लिए आपको अपनी प्रोड्यूस में से कुछ कंट्रीब्यूट करना है। तो मुस्लिम्स वर पेइंग इन द फॉर्म ऑफ ज़कात, नॉन मुस्लिम्स तो रह रहे हैं, उनको क्या जाएगा। पहले सल्तनत काल में ही जो है अफगानी जब आए तो उन्होंने जजिया टैक्स लगा दिया है। जितने भी नॉन मुस्लिम अडल्ट्स हैं जो मिलिट्री में सर्व नहीं कर रहे हैं और अलग रह रहे हैं, उन पर टैक्स लगे, जजिया टैक्स लगा दिया। ये क्या होता था, सोसाइटी में डिविसिव फोर्सेस थे, अकबर ने खत्म कर दिया आके, उन्हें कोई जजिया टैक्स नहीं लगेगा। दीन इलाही शुरू किया, इबादत खाना में बैठने का सिस्टम शुरू किया। तो पहले तो अगर ट्रूली सेंस में देखा जाए तो अकबर वॉज ओनली द किंग जिन्होंने यहां पे मुगल डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया। और यूरोप में उस वक्त मुगलों को द ग्रेट मुगल्स का नाम दिया जाता था, द ग्रेट मुगल्स। अरे वो आते थे यहां, देखते थे आके, यार यहाँ का सिस्टम बड़ा जबरदस्त है। हमारे यहाँ तो एकदम रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है जबरदस्त। आपको पता है हमारे देश में 1800 तक हिंदू मुस्लिम के दंगे नहीं होते थे। पीपल्स फ्रॉम द यूरोप, मर्चेंट्स फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज वर वरीड कि कैसे इस देश में इतनी शांति, हमारे यहां तो चले जाओ, देखो चर्च में क्या हाल हो रहा है, और इस देश में ऐसी कोई बात नहीं है।
18th सेंचुरी तक आपके देश में हिंदू मुस्लिम की कोई लड़ाई नहीं होती थी। एंड यू विल सी इन 1857 रिवोल्ट कि हिंदू और मुस्लिम मिलकर के लड़े थे। बट ग्रेजुअली दे रियलाइज्ड कि हमें डिविसिव फोर्सेस को रिलीजन के बेस पर आगे लेना है, और उन्होंने धीरे 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 करते 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 मुस्लिम लीग बनवा दी, और मुस्लिम लीग के बाद पाकिस्तान बना करके चले गए। बांग्लादेश पाकिस्तान लड़ते रहो। अब उनसे लड़ाई हमारी नहीं है, लड़ाई इनसे है, जो अपने लोग थे उन्हीं से लड़ाई है। कौन छोड़ गया लड़ने के लिए? क्यों पाकिस्तान को हम घृणा की नजर से देखते हैं आज? तो ये सिस्टम किसने स्टेब्लिश किया था? अकबर गोज द क्रेडिट कि उन्होंने पूरे देश को यूनिफाई करने की कोशिश करी। बट एज तो एज है, सबको जाना एक समय के बाद। अकबर भी चले गए। अकबर चले तो गए, अकबर के बाद जो लोग आए हैं देश में, जो उनके मुगल डायनेस्टी से जो लोग बैठे यहां पर, शॉर्ट पीरियड में जहांगीर और शाहजहां के बाद उनके पुत्र औरंगजेब आए। तो औरंगजेब के समय से ही मुगल एम्पायर के वीकनिंग की नींव पड़ चुकी थी, और फर्दर जो एम्परर्स थे दे वर नॉट एबल टू अरेस्ट दैट डिक्लाइनिंग सिस्टम। और अगर आगे के लोग नहीं कर पाए तो उसका रीजन वही रीजंस बने हैं मुगल के डिक्लिनेशन। अगर मुगल डिक्लाइन नहीं करते तो ब्रिटिशर्स नहीं आ पाते हैं। ब्रिटिशर्स केम इन 1600, और पावर में कब वो आ गए? जब वो बक्सर का बैटल कर लिया, पावर में आ गए एक एरिया में। और जब एक एरिया में पावर में आ गए तो ग्रेजुअली 1857 के बाद पूरे देश पे कब्जा हो गया उनका। 350 साल, 1600 से 1947 तक, उसमें अगर इफेक्टिवली आप 100 साल हटा दीजिए, 150 साल हटा दीजिए, 200 साल तो इफेक्टिवली रहे हुए यहां पे। तो 200 साल कोई व्यक्ति, अकबर जब आए तो उनको लोगों ने कहा फॉरेनर है, 50 साल ही रहे और रिफॉर्म करके गए आपके देश, आपके यहां रिफॉर्म किए सारे। ब्रिटिशर्स 200 साल रहे, रिफॉर्म किए तो अपने लिए किए। तो आप पूरा देखेंगे कि जो भी एक्सप्लॉयटेशन इस एरिया में हो रहा है उन 200 सालों में, वो सारा कहां जा रहा है? वापस यूरोप में जा रहा है। दिस इज द रीजन। अगर ब्रिटिशर्स इतने इंस्टीट्यूशंस यहां बनाए हैं, ये इंस्टीट्यूशन वास्तविकता में यहीं के लिए ही होते तो आज तो देश न जाने कहां होता। तो इंस्टीट्यूशंस उन्होंने जो एस्टेब्लिश किए, दोज इंस्टीट्यूशंस वर एस्टेब्लिश्ड फॉर देयर बेनिफिट ओनली, ड्रेन ऑफ वेल्थ, और यहां की वेल्थ को ले जाकर के अपने यहां के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को मजबूत कर लिया, अपने यहां कैपिटलिस्ट सिस्टम को बढ़ावा दे दिया, एस्टेब्लिश कर लिया, उसको प्रोड्यूस एस्टेब्लिश कर लिए। तो यही चीजें आपको समझनी है। तो जब आप ये समझ जाएंगे कि, मैं ये नहीं कहता कि अकबर में कोई कमी नहीं होगी, आप पढ़िए, तलाशिए, कोई क्रिटिसाइज करिए, उनको करना चाहिए। हम रूसों को भी क्रिटिसाइज करते हैं, बट जिसको क्रेडिट देना वो तो देना पड़ेगा आपको। तो अगर इसकी अगर हम बात करें डिक्लाइन ऑफ मुगल्स की, तो कल हमने बहुत सारे लोगों से पूछा था, तो औरंगजेब के बारे में आप लोगों ने अपने अपने व्यूज दिए। उसमें तो किसी आपने भी कहा था कि बहुत क्रूअल था, ठीक है। तो ये जैसे जो स्टेटमेंट है ना, बहुत क्रूअल था, ये हमने कहीं पढ़े नहीं है, बट हमने सुने जरूर हैं। किसी एक ने कहा, फिर वो चलता रहा चलता रहा चलता, उसमें क्रूअल पार्ट जो है वो चलता चला गया। अरे भाई एडमिनिस्ट्रेटर थे ना, तो बड़े बैनर पे, बड़े कैनवास पे देखेंगे तो ये समस्याएं तो रहती हैं। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, होते रहेंगे। बट इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी एक लीडर को ये कहकर के बात खत्म कर सकते हैं अपनी कि वो क्रूअल था। तो आपको बेटर अगर और मॉडर्न हिस्ट्री को समझना है तो मेरा सजेशन है, जितने भी मुगल एम्परर्स हैं उसमें स्पेशली अकबर और औरंगजेब,
इनका रेवेन्यू सिस्टम समझना है आपको। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स में दिमाग लगाना है सिर्फ। क्या रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था अकबर का? क्या रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था औरंगजेब का? और कहां पे ये गड़बड़ कर गए, कहां से? भाई जहां पे इकोनॉमी खत्म हुई, डिस्टर्ब हुई, वहीं सारा खेल डिस्टर्ब है। सिविलाइजेशन के सिविलाइजेशन मिट जाएंगे। तो अगर, तो इसमें बहुत सारी थियरीज चलती हैं कि डिक्लाइन ऑफ मुगल कैसे हुआ, तो देयर कुड बी सम, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, रिलीजियस रीजन भी होंगे इसके, हैं ही रिलीजियस रीजन, ठीक है। उनकी रिलीजियस पॉलिसी, किसकी? औरंगजेब की बात कर रहा हूं, क्योंकि डिक्लाइन ऑफ मुगल इज कंसिडर्ड फ्रॉम 1707 ऑनवर्ड्स, जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है, ठीक है। रिलीजियस पॉलिसी उनकी थी, किसकी? औरंगजेब की। औरंगजेब की कुछ एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी भी थी। औरंगजेब की हम लोग कुछ इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी भी पढ़ सकते हैं। इसको कह सकते हैं इंस्टीट्यूशनल डर्थ ऑफ दैट टाइम। एंड देयर कुड बी अ many other reasons also. रिलीजियस पॉलिसी ऐसे समझ लीजिए कि अकबर ने जजिया खत्म किया तो इन्होंने जजिया लगा दिया। एक जजिया टैक्स से, जहां भाई ज्यादा तो सनातन थे, यहां पे आर्यंस थे, एक जजिया टैक्स से जहां लोग बहुत सदियों तक परेशान रहे, उस जजिया को अकबर ने आके खत्म कर दिया और अकबर के ग्रेट ग्रांड सन ने आकर के दोबारा लगा दिया। आप टैक्स देना चाहते हैं? हम मजबूरी में तो देते हैं टैक्स, और वो टैक्स तो हम बिल्कुल नहीं देना चाहते हैं जो हमें रेलेवेंट नहीं लगता। जैसे आपके घर पे कोई आ जाए और कहे भाई जरा पानी का टैक्स लगेगा, ठीक है, पानी का टैक्स, अभी तो पानी लेकर के वो शाम को पौधों में डाल रहे हैं, सड़क धो रहे हैं, गाड़ियां धो रहे हैं, टैक्स लगने लगेगा तो पानी रोक दोगे। हाउस टैक्स देना ही नहीं चाहते हैं लोग। तो ऐसे में कुछ टैक्स तो देने इसलिए पड़ते हैं, समझते हैं भाई इनकम टैक्स देना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस देने हैं, सरकार कैसे चलेगी, व्यवस्था कैसे चलेगी, क्योंकि आप ही ने जिम्मेदारी दे रखी है सोवरेन बॉडी को व्यवस्था चलाने के लिए। लेकिन कुछ टैक्स जो आप यूज टू नहीं है देने के, उस पर आप नहीं देते हैं उसको। ऐसे में जजिया टैक्स और लग जाए, सिर्फ वो टैक्स इस बात पे लगा दिया जाए कि तुम मुस्लिम नहीं हो, तो ऑपोज होगा। ये इनका रिलीजियस फेल्यूर था इनका। अब जजिया लगाया क्यों होगा? तो 100% समझ लो कि ट्रेजरी में पैसा कम हो रहा होगा। कैसे लगाएं? जजिया ही लगा के पैसा ले लेते हैं। और ट्रेजरी में पैसा आ कहां से रहा? ट्रेजरी में पैसा आने का सोर्स क्या है? लैंड सिस्टम है। अकबर ने अपने समय टोडरमल से एक सिस्टम, लैंड रेवेन्यू को सिस्टमेटाइज करने के लिए एक व्यवस्था चलाई, इसको बोलते थे जब्त। जब्त क्या था? इसमें क्या था? लैंड मेजर होती थी, लैंड को मेजर करते थे, मेजर करने के बाद उसकी ऑन द बेसिस ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है, उसका एक रजिस्टर मेंटेन होने लगा, किस एरिया में कौन सी लैंड है और उस लैंड पे क्या फसल हो रही है, और उसका फिर उस जब्त को जब्त करने के बाद उसमें फिक्स कर दिया जाता था कि इसका इतना % आपको रेवेन्यू देना है। ठीक है, मान लो अगर किसी एरिया में उन्होंने कहा कि 1/3 आपको रेवेन्यू देना, तो इस एरिया का 1/3 रेवेन्यू कहां जाएगा? ट्रेजरी में जाएगा। और रेवेन्यू को कलेक्ट करने का सिस्टम बना हुआ है। अमूल्स होते थे, जैसे अमील्स बोलते हैं, अमील वॉज अ रेवेन्यू ऑफिसर एट दैट टाइम। इनकी जिम्मेदारी थी कि वो अपने किसी भी जो भी एरिया उनको अलॉट हुआ वहां से रेवेन्यू कलेक्ट करके वो ट्रेजरी में जमा करेंगे। कितना एप्ट सिस्टम था। वही सिस्टम आज चलता चला आ रहा। आप देखिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम का, डीसी का क्या काम है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम क्या है? रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। ही इज कलेक्टर ऑफ व्हाट? ही इज कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू। कैसे कलेक्ट करेगा? अपने एसडीएम, अपने तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लेखपाल और अमीन। जो अमील है वो अब अमीन हो गया उसके थ्रू।
आपको पता है आज भी खेतों के रजिस्टर बनते हैं, लेखपाल के पास रिकॉर्ड होता है, रजिस्टर होता है, और रजिस्टर में लिखा जाता है कि क्या फसल आप पैदा कर रहे हैं, इस पे फसली रजिस्टर बोलते हैं उसको। खसरा खतौनी अलग है, खसरा खतौनी अलग मेंटेन हो रहा है, किसकी लैंड थी, उसके बाद किसको चलेगी, उसके बाद किसको चलेगी। ये व्यवस्था रूसों ने बताई थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, वही तो व्यवस्था चली आ रही है कि हमारे 10 बीघा खेत है, उनके 50 बीघा खेत है, हमने और खेत बढ़ा लिए, किसी ने पिताजी की जमीन बेच दी। तो सोसाइटी में है क्या, सब कुछ लैंड के इर्द गिर्द घूम रहा है, सब कुछ क्यों घूम रहा है कि लैंड में रिसोर्सेज है, और रिसोर्सेज से वो कलेक्टिव बॉडी चलेगी। तो एक आइडियल सिचुएशन में तो क्या होता है, सब पे मिनिमम टैक्स लगता, मिनिमम टैक्स वसूला जाता, और वो टैक्स से जो है सिस्टम चलता। लेकिन चूंकि आदमी सेल्फिश है, एक्यूमुलेशन करना चाहता है, बड़े लोग टैक्स नहीं देना चाहते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं। चोरी जब करेंगे तो सिस्टम के लोग मिलते हैं उनके साथ, सिस्टम के लोग मिलते हैं तो व्यवस्था चरमराई रहती है। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो पाता है। अकबर के समय व्यवस्था थी। अगर एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी की बात करेंगे तो इन्होंने क्या किया, बीजापुर साउथ, अभी तक साउथ में नहीं जा रहे थे ज्यादा, अकबर ने जाने की कोशिश भी करी तो बहुत अच्छे रिजल्ट अकबर को नहीं मिले। रानी दुर्गावती गोंडवाना किंगडम की रानी थी, अकबर की सेना उनसे लड़ी जाकर के, रानी ने पानी पिला दिया उनकी सेना को। रानी दुर्गावती, जबलपुर में दुर्गावती फोर्ट बना हुआ है, कभी गूगल करके देख लेना। बाद में वो हारी, वो अलग बात है, बट बहुत ज्यादा साउथ में नहीं जा पाए। लेकिन इनकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी औरंगजेब की थी कि साउथ में जाएंगे, और जाने के बाद उन्होंने क्या किया, बीजापुर और गोलकोंडा दोनों पे कब्जा कर लिया। ये क्यों किया होगा, क्यों गया होगा एक औरंगजेब, एक जिसकी उम्र बढ़ती चली जा रही है, वो साउथ में क्यों गया जब उसे पता था हमारे पूर्वज कभी कोई जा नहीं पाए, सक्सेसफुल नहीं हो पाए। उसके दो ही कारण हो सकते हैं मैं जो सोचता हूं। एक कारण तो हो सकता है कि ट्रेजरी में पैसा ना हो और हमें एरिया को एक्सपेंड करना है, रिसोर्सेज को व्यवस्था बनाए रखने के लिए। और दूसरा कारण होता है कि आदमी के अंदर लालच होता है कि हमें और इकट्ठा करना, और इकट्ठा करना, मरते दम तक करना इकट्ठा। तो अब ये जो इनकी अगर इन दोनों में कोई भी बात होगी, तो अगर आप बीजापुर और गोलकोंडा जा रहे हैं, साउथ में जा रहे हैं, दक्कन में, तो आप नॉर्थ में तो व्यवस्था छोड़ रहे हैं। कोई मोबाइल और इंटरनेट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो चल नहीं रही है उस वक्त। आप नीचे चले जाओ, ऊपर पता नहीं क्या हो रहा है। तो ये भी कारण रहा होगा, वीकनिंग ऑफ मुगल एम्पायर। ठीक है। अब उस वक्त अगर आप देखेंगे तो रिकरेंट वॉर ऑफ सक्सेशंस हो रहे हैं। एक ये भी समस्या है, भाई भाई भी लड़ रहा है ना आपस में गद्दी पे बैठने के लिए। रिकरेंट वॉर ऑफ सक्सेशन भी आपको देखने को मिलेंगे। आपको मिलिट्री जो है वो वीक होती नजर आएगी इसी पीरियड में। और मिलिट्री वीक क्यों हो रही, क्योंकि उसके अंदर कोई ना टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म हो रहा है और ना ही कोई वैसा रिफॉर्म हो रहा, कोई दूसरा रिफॉर्म हो रहा है मिलिट्री में अंदर। जब मिलिट्री में कोई रिफॉर्म नहीं होगा तो इंटरनल रिवेलियंस भी बढ़ेंगे उसके अंदर। अगर मिलिट्री वीक हो जाएगी तो क्या होगा, इंटरनल रेवेलियन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, एग्रीड और नॉट। इंटरनल रेवेलियन बढ़े और ऐसे में ही क्या हो कि जब आंतरिक विद्रोह हो तो ऐसे में ही पता चला कि फॉरेन इन्वेजन भी हो जाए। फॉरेन इन्वेजन कहां पे, 1739 में नादिर शाह, 48 में अहमद शाह अब्दाली अफगानी आए, हार गए कोई बात नहीं, लेकिन 56 में 1756 में आकर के लूट ले गए।
आप इसी समय और देखेंगे जब इंटरनल रिवेलियन होगा आपकी आर्मी में तो क्या होगा, मराठा ये भी आ गए 1738 तक दिल्ली के करीब आकर के दिल्ली को लूट ले गए, आ गए थे बैठने के लिए। वो तो अगली बार नादिर शाह आ गया इसलिए मामला गड़बड़ा गया, मतलब मराठा ऑलमोस्ट वहां पहुंच गए थे। ये क्यों हुआ कि मुगल एम्परर को हम वॉर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। दिस वॉज द कोर ऑफ द मुगल एम्पायर। वॉर स्टेट का मतलब ये था स्ट्रॉन्ग मिलिट्री के बेस पे कोई भी एम्पायर वॉर स्टेट ही है। मुगल एम्पायर वॉज द वॉर स्टेट एट द कोर। एट द कोर का मतलब कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्ट्रांग होगा उसका, और वही मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन वीक हो गया। तो जब वीक होगा तो ये लोग आएंगे ना, नीचे से मराठा भी आएंगे। आप चले जा रहे बीजापुर गोलकोंडा चले गए तो नीचे के लोग ऊपर आने लग गए। नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, ये सारे आप देख सकते हैं इस वक्त। अदर्स में एक रीजन है क्राइसिस। ये जैन सरकार, जदुनाथ सरकार है, बहुत सीनियर हिस्टोरियन है, मतलब अथॉरिटी है हिस्ट्री में, जदुनाथ सरकार। उन्होंने कहा कि क्राइसिस ऑफ पर्सनैलिटीज। अकबर वॉज अ पर्सनैलिटी, औरंगजेब वॉज अ पर्सनैलिटी। उसके बाद जो पर्सनैलिटीज आ रही हैं, जहांदर शाह हो गए, चाहे फरुखशियर हो गए, या उसका जो भी मोहम्मद शाह, जो भी पर्सनैलिटी, देवर वीक पर्सनैलिटीज। तो उन्होंने कहा कि दूसरा कॉन्ट्ररी हिस्टोरियन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्राइसिस ऑफ पर्सनैलिटी है। इस वक्त बहुत एविल लीडर भी थे मुगल्स के साथ में, निजामुल मुल्क, सैयद ब्रदर्स, ठीक है, और आपके वो चिनकलिश खान, और थे वो मोहम्मद असद खान, जकारिया खान, ये सब बड़े एविल लीडर्स थे। लेकिन वो लीडर्स क्या था, मतलब एबल पर्सनालिटीज तो थे, बट उनके साथ प्रॉब्लम क्या था, दे वर बिजी इन देयर पर्सनल बेनिफिट्स। क्यों पर्सनल क्यों देखने लगेगा व्यक्ति, जब उसे लगेगा मिलिट्री वीक हो रही है तो वो कहता अपने को सेट करते हैं पहले फटाफट। तो वो उनकी लॉयलिटी धीरे धीरे टुवर्ड्स द एम्परर कम होती चली जा रही है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक रीजंस हैं जो मुगल के डिक्लाइन में काम कर गए हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो मुझे लगता है और आपको भी समझने की जरूरत है, वो है इंस्टीट्यूशनल डर्थ। इसका मतलब क्या हुआ इंस्टीट्यूशनल, मतलब कि ये कहा जाता है हिस्ट्री में कि अकबर के समय जो व्यवस्था थी, जब्त व्यवस्था, उन्होंने लैंड रेवेन्यू को सिस्टम को सेट करा, उसमें अकबर ने एक सिस्टम शुरू किया, मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम क्यों शुरू किया, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा कि वॉर स्टेट है, और वॉर स्टेट में सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब हम कह सकते हैं वाइटलिटी ऑफ मिलिट्री है कि नहीं, बताइए। इसके बिना कुछ हो सकता है क्या किसी वॉर स्टेट में? इफ एनी स्टेट इज वॉर स्टेट एट द कोर, तो मिलिट्री वाइटलिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसकी। और मिलिट्री वाइटलिटी को सिस्टमेटाइज करने के लिए जरूरी क्या है, या बल्कि ऐसे कह सकते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे कह सकते हैं कि वॉर स्टेट को मैनेज करने के लिए सेंट्रल अथॉरिटी बहुत स्ट्रांग चाहिए, कह सकते हैं इसको। और सेंट्रल अथॉरिटी स्ट्रांग करने के लिए मिलिट्री की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो क्या होगा, ये स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जो अकबर ने डिफाइन किया। अकबर ने एक स्ट्रक्चर बनाया, और उस स्ट्रक्चर में टॉप पर जो था वो एम्परर था, और एम्परर के नीचे उसके अरिस्टोक्रेट्स हैं, नोबल्स हैं। और इसी अरिस्टोक्रेट को बल्कि
मिलिट्री एरिस्टोक्रेट का नाम दिया गया। ये उसकी मिलिट्री थी, और इस मिलिट्री एरिस्टोक्रेट को उन्होंने बहुत सिस्टमेटाइज किया। तो अकबर स्टार्टेड अ सिस्टम ऑफ मनसबदारी। अकबर के मनसबदारी सिस्टम को समझना होगा। अकबर ने एक मनसबदारी सिस्टम शुरू किया, और इस मनसबदारी सिस्टम में जो उनके एरिस्टोक्रेट थे उनको उन्होंने मनसब्स में डिफाइन कर दिया। मनसब क्या था? मनसब बेसिकली क्या है? एक ड्यूअल रैंक है, ठीक है। ड्यूअल रैंक में क्या करते थे ये? अब मैं मनसब की बात करता हूं। मनसब, पहली बात तो मनसब किसको दिया जाएगा? जो उनके एरिस्टोक्रेट हैं, ठीक है। इसमें उन्होंने कहा दो रैंक है इसमें, जाट और सवार, ठीक है। किसी ए एरिस्टोक्रेट को, ए नोबल पर्सन को एक मनसब दे दिया, ठीक है। और अभी मैं समझा रहा हूं आपको, मनसब को इस तरह की रैंक से समझते थे। जाट इज हिज पर्सनल रैंक, डिफाइंस हिज पर्सनैलिटी। और सवार का मतलब यह था कि वो कितने हॉर्समैन रख सकता है। सपोज अगर ए मनसबदार को यह कहा गया कि तुम्हें हम 1000 की मनसबदारी दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह हो गया कि तुम 1000 घोड़े रख सकते हो। घोड़े मतलब सैनिक रख सकते हो, सोल्जर्स रख सकते हो, सवार, ठीक है। आर्मी होगी ना। मतलब बेसिकली ये मनसबदार जो है ये अरिस्टोक्रेट आर्मी, अरिस्टोक्रेटिक मिलिट्री है, जो ये इनको अथॉरिटी दे दी कि भाई तुम 1000 घोड़े रखो। इसी से तय होता था किसी व्यक्ति की रैंक। किसी को 1000 का मनसब दिया, किसी को 10,000 का मनसब दिया, किसी को 10 का दिया, किसी को 100 का दिया। तो मनसब से उस व्यक्ति की रेपुटेशन पता चलती थी ब्यूरोक्रेसी में क्या है। आप 10 के मनसबदार हैं, छोटे रेपुटेशन है। आप 10,000 के मनसबदार हैं तो आपकी बड़ी रेपुटेशन है। और ये मनसबदारी सिस्टम देगा कौन? ये मनसबदारी सिस्टम देगा राजा। ये मनसबदारी वॉज टोटली बेस्ड ऑन अ लॉयल्टी टुवर्ड्स द एम्परर। राजा के प्रति जिसकी लॉयल्टी रही उसको मनसबदारी मिलेगी। तो अगर मनसब, अब यह सिस्टम अकबर ने शुरू किया, क्योंकि अकबर के समय भी आप देखते रहेंगे वॉर तो चल ही रहे, सारे मुगल्स के समय वॉर चल रहे हैं। तो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए आपको स्ट्रांग आर्मी चाहिए। आज आपके पास स्ट्रांग आर्मी नहीं हो तो आप उसी चक्कर में पड़े रहेंगे। जब आपका स्ट्रांग आर्मी, तभी आप इंटरनल सिस्टम को आप डेवलप कर पाते हैं। तो अकबर ने जब मनसबदारी सिस्टम शुरू किया, अब इस मनसबदारी में क्या था? अब ये मान लीजिए आपको कहा गया आप 1000 की सेना रख सकते हैं, तो इस सेना का खर्चा भी होगा ना। तो उसके लिए कुछ टर्म यूज किए जाते हैं। उन्होंने 2 प्रकार की मनसबदारी व्यवस्था करी। एक व्यवस्था उन्होंने की नकदी मनसबदारी, ठीक है। और दूसरी व्यवस्था करी जागीर मनसबदारी। समझते जाइए कॉन्सेप्ट है। इस मनसब को अपनी सेना का खर्चा उठाने के लिए या तो उसे कैश दे दिया जाएगा, कैश फ्रॉम द ट्रेजरी, कि भाई तुम्हें ये लो पैसा, इससे तुम अपनी सेना मैनेज करो, नकदी मनसबदारी। और दूसरा है जागीर दे दी। जागीर मतलब हो गया लैंडेड स्टेट हो गया, ठीक है। और जागीर में भी क्या क्या, अब यहां से समझ लीजिए कि आपको मान लीजिए 1000 घोड़े रखने हैं, 1000 सिपाही की सेना बनानी है आपको, तो आपको क्या करते थे? एक लैंड दे देते थे कि उस लैंड से आप रेवेन्यू कलेक्ट करो। क्योंकि जब्त सिस्टम से लैंड मेजर कर दी गई, आप रेवेन्यू कलेक्ट करिए, उस रेवेन्यू से अपनी मिलिट्री का खर्चा उठाइए, अपनी सैलरी ले लीजिए और उसका एक हिस्सा ट्रेजरी में जमा कर दीजिए। कितना बढ़िया सिस्टम है। मैं राजा हूं, मेरी जागीर है। मैंने कहा तुम जो है, तुम्हारी 10 मनसबदारी का एरिया है, तुम अपने उसमें बॉस। अब ये इनकी जिम्मेदारी क्या है? इनकी खाली लॉयल्टी मेरी तरफ चाहिए इनको, ठीक है। क्योंकि मनसबदारी में अपॉइंटमेंट, प्रमोशन,
ट्रांसफर, डिमोशन, पनिशमेंट सब राजा कर सकता है। तो तुम अगर लॉयल नहीं रहोगे मेरे प्रति तो मैं तुम्हारी मनसबदारी ले लूंगा, और जहां भी तुम्हारी मनसबदारी, जहां तुम्हारे क्षेत्र में जलवा है, और कल को तुम पैदल हो जाओ तो तुम्हारी तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए आप क्या करते थे, एक राजा के प्रति लॉयल रहते थे। ठीक है, अब आगे समझिए, ये जागीर जागीर के भी दो सिस्टम थे, दो प्रकार की जागीर थी। एक जागीर वो थी ट्रांसफरेबल, राजा ट्रांसफर कर सकता है, तुम ठीक काम नहीं कर रहे दूसरे को दे देगा। इसको बोलते थे तनख्वाह। ये शब्द वहीं से है, तनख्वाह मिली कि नहीं, तनख्वाह वर्ड। और दूसरी जागीर जो है वो नॉन ट्रांसफरेबल है, नॉन ट्रांसफरेबल, दिमाग लगाना, इसको बोलते थे वतन, वतन जागीर। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। वतन जागीर इज नॉन ट्रांसफरेबल, ये उसको दी जाती थी, ये मजबूत राजाओं को दी जाती थी। जो मुगल एम्परर समझता था कि मेरे सबॉर्डिनेशन में ज्यादा आएगा नहीं, बहुत दिन नहीं चलेगा, तो उसका कहा कि भाई तुमको हम एक बड़े लेवल की जागीर देते हैं, वतन जागीर, तुम अपना ऑटोनोमस किंगडम चलाए रखो, हमें इस वतन जागीर से 10,000 का मनसब तुम्हें दे रहे हैं, वतन जागीर का, तुम्हें मिलिट्री अपनी रखनी है, हमें जब जरूरत होगी तुम्हारी मिलिट्री हमको सपोर्ट करेगी आकर के, और तुम्हें रेवेन्यू का कलेक्शन करके देना है। तो जितने भी बड़े बड़े राजपूत देखते हैं लीडर, आप राजपूत चीफ देखते हैं, ये सारे उनको क्या हुआ, वतन जागीर दे दी गई। तो फलाने के राजा वहां, फलाने के राजा वो, उनका किला, फिर उनके बच्चे और उनके बच्चे होते होते, क्यों, उनके पास वतन जागीर थी। दिस जागीर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। इसलिए ना आप आज राजा बाहा को देखते हैं कि वो इसी वतन जागीर के रहे होंगे, कभी कोई मनसब किसी मुगल का रखते होंगे। ये जागीर ट्रांसफरेबल थी। अब दोनों में अंतर समझ लो। तो इसका मतलब पहली बात तो ये हो गया कि नकदी वाला छोटा मनसब हो गया, हल्का ही करेक्ट नहीं करे तो पैसे लेके चला भाई। ये जागीर वाले थोड़े से ठीक हो गए, इसमें भी ये बड़े हो गए और ये छोटे टाइप के हो गए। ये व्यवस्था फैली थी, अकबर के समय से शुरू हुई और ये व्यवस्था चलती रही, मनसबदारी सिस्टम। ये एक समय पे सिस्टम बिल्कुल ठीक चलता रहा, एक समय के बाद इस सिस्टम में कमियां आना शुरू हो गई। अब सोचो क्या कमी आई होगी कि राजा जब वीक आया आगे तो वो और कामों में उलझ गया, उसने कहा मनसब बनाता चला गया, तुम्हें यहां का मनसब, तुम्हें यहां का मनसब, जागीर दे दी उसे। फिल्मों में ये देखते थे, जाओ तुमको वहां की जागीर दे दी। और कहां के जागीरदार हो तुम, कहां के जागीरदार हो? तो जागीरदार कोई बहुत बड़ा शब्द नहीं है। अगर जागीरदार आपको किसी एरिया का मालिक बता रहा है तो यह भी बता रहा है कि यू आर सबऑर्डिनेट टू समवन वंस अपॉन अ टाइम, जागीर वहां से आई आपके पास। तो जो नॉन ट्रांसफरेबल जागीर थी, ये पर्सनल प्रॉपर्टी बन गई लोगों की, और ये चूंकि ट्रांसफरेबल थी। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब वीक एम्परर्स आते रहे तो लगभग हिस्ट्री में लिखते हैं हम लोग 8,000 मनसब हो गए, 8,000 मनसब बना दिए नॉर्थ इंडिया, थोड़े से साउथ इंडिया के एरिया में। 8,000 मनसब में भी ये बताते हैं कि खाली 445 मनसब्स वर जनरेटिंग 61% ऑफ द रेवेन्यू। रेस्ट 39% रेवेन्यू जो था वो 7,500 लोगों में बट रहा था। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दिस जागीरदार रिमेन्स विदाउट लैंड, लैंड ही नहीं उन पे, लेकिन जागीरदार बने हुए। तो अब क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएंगे। ये 7,500 लोग कौन होंगे? ये 7,500 लोग वो होंगे जो मिलिट्री को कहीं ना कहीं 10 से लेके 100-1,000 तक के सोल्जर्स को मैनेज कर रहे हैं, रेवेन्यू कलेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करें तो मिलिट्री को पैसा कहां से देंगे, रिफॉर्म कहां से लाएंगे, टेक्नोलॉजी कहां से लाएंगे? टेक्नोलॉजी जब ये सब नहीं कर पाएंगे तो मिलिट्री वीक होने लगेगी, इंटरनल रेवेलियन शुरू हो जाएंगे। इंटरनल रेवेलियन शुरू हो जाएंगे और ऐसे में नादिर शाह आ जाएगा,
ऐसे में मराठी नीचे पहुंच जाए, ऐसे में अहमद शाह अब्दाली आ जाएगा, क्या होगा? चारों तरफ से व्यवस्था भंग हो जाएगी। और ये लोग अपनी, जिनके पास वतन जागीर है, ये एक समय तक उनके साथ खड़े रहेंगे। राजपूत के तमाम लीडर्स उनके साथ खड़े रहे, मजबूती से रहे, लेकिन एक समय के बाद उनको छोड़ना पड़ा, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए। तो मनसबदारी सिस्टम की जो इंस्टीट्यूशनल डर्थ का मैंने नाम दिया, ये मनसबदारी सिस्टम कहीं जिस पर्पस से बनाया गया था, क्योंकि उसके बाद वीक मुगल एम्परर्स आए, वो इसको कंटिन्यू एफिशिएंटली नहीं कर पाए और अफरात में मनसबदारी बांटते रहे। उस मनसबदारी के बांटने से तो बात वहीं आ गई, पैसा, सारी लड़ाई वहीं उसी की तो फंस गई आगे। और इसी में से आपको मिलेंगे निजामुल मुल्क, इसी में मिलेंगे मुर्शीद कुली खान। वो कौन होंगे? वो सब मनसबदार होंगे जो किसी किसी एरिया के जिम्मेदार होंगे, लैंड का रेवेन्यू दे रहे होंगे, और एक समय के बाद उनको लगेगा इस मुगल को रेवेन्यू देने की जरूरत क्या है, इसे कोई चिंता हमारी नहीं है। दे विल ग्रेजुअली स्टॉप पेइंग रेवेन्यू टू देम, और इस तरह एक इंडिपेंडेंट स्टेट का उदय होना शुरू हो जाएगा। कहीं बंगाल निकलेगा, कहीं अवध निकलेगा, कहीं हैदराबाद निकलेगा। गॉट द पॉइंट? आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे।